एक 27 साल का स्पिरिचुअल लीडर है जो आजकल इंडिया में हर तरफ हेडलाइंस में छाया हुआ है। और इसकी वजह से ना पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। तो आखिर ये है कौन? और ये जो पूरा मामला है, ये चमत्कार है या फिर कोई धोखा? चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, आखिर वो इतनी तेजी से फेमस कैसे हुए और उनके आसपास इतना विवाद क्यों है? देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत ना किसी चमत्कार से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई एक चैलेंज से, एक चुनौती से। जनवरी की शुरुआत में महाराष्ट्र के नागपुर में उनका एक 9 दिनों का धार्मिक कार्यक्रम था, जिसे बीच में ही रोक दिया गया और बस यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो हुआ ये कि महाराष्ट्र के नागपुर में एक अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले संगठन ने शास्त्री को खुले आम चुनौती दे डाली कि वो अपनी शक्तियों को सबके सामने साबित करके दिखाएं। और बस यहीं से एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखी गई। अब ये जो चुनौती थी, ये कोई हवा में नहीं दी गई थी। ये एक खास कानून के तहत दी गई थी, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा और काला जादू विरोधी कानून। ये कानून दरअसल इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई भी अंधविश्वास के नाम पर लोगों का फायदा न उठा सके। मामले को और ज्यादा सीरियस बनाने के लिए चैलेंज देने वाली संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने 30 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर शास्त्री जी अपनी दिव्य शक्तियां साबित कर देते हैं तो ये रकम उनकी। तो अब शास्त्री जी के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो समिति के चुने हुए लोगों के सामने अपना चमत्कार दिखाएं, या फिर अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मतलब मामला आर पार का था। अब यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि शास्त्री जी चुनौती से बचने के लिए नागपुर से 2 दिन पहले ही चले गए। उनका प्रोग्राम 13 जनवरी तक था, लेकिन वो 11 को ही निकल गए, ठीक चैलेंज मिलने के बाद। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो धीरेंद्र शास्त्री का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भागा नहीं, मेरा अगला कार्यक्रम रायपुर में पहले से ही तय था। तो उनका कहना था कि ये सब पहले से प्लान्ड था, चैलेंज की वजह से कुछ नहीं बदला। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि धीरेंद्र शास्त्री आखिर हैं कौन और कहाँ से आए हैं। उनकी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, एक शमशान घाट से, जो आज एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। ये जगह, जिसे आज बागेश्वर धाम कहते हैं, इसका भी अपना एक इतिहास है। पहले इसे मरघट की पहाड़ी कहते थे। फिर 1980s के दशक में उनके दादाजी ने यहाँ हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया, और 2010 के आसपास 12वीं के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने इस मंदिर की जिम्मेदारी संभाली। और आज ये एक बहुत बड़ा और बहुत लोकप्रिय स्पिरिचुअल सेंटर बन चुका है। तो सवाल ये है कि एक छोटे से गांव का एक उपदेशक इतनी बड़ी वायरल सनसनी कैसे बन गया? देखिए, उनकी ये जो प्रसिद्धि है, ये रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी एक मॉडर्न मीडिया स्ट्रैटेजी है। शुरुआत हुई लोकल मीडिया से, जहां उन्होंने छोटे मोटे चमत्कारों के दावे किए। फिर धार्मिक टीवी चैनलों पर उनके प्रवचन आने लगे, जिससे वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन असली गेम चेंजर था सोशल मीडिया। उनके दिव्य दरबार के वीडियोस वायरल होने लगे, और फिर आया वो पर्ची वाला मामला, जिसने उन्हें देश भर में मशहूर कर दिया। तो ये पर्ची है क्या चीज? देखिए, ये वो तरीका है जिससे शास्त्री जी किसी भी इंसान का नाम, वो कहाँ से आया है, उसकी पारिवारिक समस्या क्या है और उसके मन में क्या सवाल है, ये सब एक कागज के टुकड़े पर लिख देते हैं। और ये सब वो उस इंसान के कुछ भी बोलने से पहले करते हैं, और इसी को लाइव दिखाया जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है, और यही उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। तो नागपुर वाले विवाद के बाद शास्त्री जी चुप नहीं बैठे। पीछे हटने के बजाय उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बहुत बड़ा दांव खेला। मीडिया के सामने एक जबरदस्त लाइव प्रदर्शन किया। सोचिए, करीब 4 लाख लोगों की भीड़, देश के सारे बड़े न्यूज़ चैनल के कैमरे, और उन सबके सामने उन्होंने अपनी तरफ से एक चुनौती पेश कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए अपना पहला और आखिरी सबूत देंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया?
उन्होंने एक महिला पत्रकार को स्टेज पर बुलाया और ये साबित करने के लिए कि कोई सेटिंग नहीं है, उन्होंने उस पत्रकार से कहा कि वो भीड़ में से किसी भी अनजान व्यक्ति को चुनकर ले आए। लेकिन उस पत्रकार के जाने से पहले ही शास्त्री जी ने एक पर्ची पर उस आने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ लिख दिया। और जब वो पत्रकार एक महिला को लेकर लौटी तो पर्ची पर लिखी बातें हूबहू उस महिला की जिंदगी और उसकी समस्याओं से मेल खाती थीं। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान सीधे मीडिया पर लगाया। उन्होंने भीड़ में मौजूद एक पत्रकार के चाचा का नाम पुकारा। एबीपी न्यूज़ के एक रिपोर्टर सामने आए और उन्होंने माना कि हाँ, ये उनके चाचा का ही नाम है। फिर शास्त्री जी ने एक और पहले से लिखी पर्ची निकाली और उसमें से रिपोर्टर के भतीजे का नाम बताया और ये भी बताया कि उनके भाई ने सिर्फ 2 दिन पहले ही एक नया घर खरीदा है। और अंत में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो थी एक कमरे की सच्चाई के बारे में एक गुप्त नोट, एक ऐसा राज जिसके बारे में सिर्फ वो रिपोर्टर ही जानता था। इस खुलासे के बाद वो पत्रकार मंच पर हक्का बक्का रह गया और बाद में उसने सार्वजनिक रूप से शास्त्री जी की तारीफ भी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ चमत्कार और धोखे की बहस तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, उनके साथ और भी कई विवाद जुड़ते चले गए। जैसे कि उन्होंने सरेआम फिल्म पठान के बहिष्कार की बात की, अपने फॉलोअर्स को बुलडोजर खरीदने की सलाह दी, जो कि एक पॉलिटिकल बयान माना गया, और एक वीडियो को लेकर भी वो विवादों में आए जिसमें वो अछूत शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दिए। तो आखिर में बागेश्वर धाम की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज के इस इन्फॉर्मेशन के ज़माने में जहाँ हर चीज़ का जवाब गूगल पर मिल जाता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो आस्था को इतना शक्तिशाली बना देती है? ये पूरी कहानी असल में आस्था, मीडिया और हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में रहस्य की कभी न खत्म होने वाली ताकत का एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है।